हैं और नदी को संरक्षित करने की बीड़ा उठाते हैं तो हमें लगता है ये बात बहुत ही उचित प्रतीत होती है। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां भारत के लिए जीवन पद्धति हैं, जीवन रेखा हैं, भारतीय संस्कृति है, हमारे दिन और शाम का हर समय का आलंबन है। और इसीलिए अगर हमें देखा जाए तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं पल्लवित और पुष्पित हुई हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही पल्लवित और पुष्पित हुई, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो। और जितने भी प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, किसी भी अवशेष में किसी भी तरीके के वाटर प्यूरिफिकेशन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसका मतलब जिस समय मानव ने इस पृथ्वी के ऊपर अपना पदार्पण किया था उस समय सारी नदियों का पानी इतना पवित्र था कि मानव ने उस पानी को अपने जीने के लिए अनट्रीटेड वाटर का प्रयोग किया था। मैंने सारी नदियों के ऊपर काम किया है, गंगा के मैदान की जितनी भी नदियां हैं, और उस पर काम करते हुए 84-85 से लेकर 94-95 तक मैंने सारी नदियों का पानी इस तरीके से और शुद्ध से पिया है। आज हमें लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतना दम हो कि किसी भी नदी का वो अनट्रीटेड पानी पी सके। लेकिन इस प्रांगण में बैठे हुए, इस हाल में बैठे हुए हमें बहुत से लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कि नदियों का अनट्रीटेड पानी अपने जीवन में 95 तक कम से कम पिया होगा। आज हमने क्या हासिल कर दिया? वो नदियां जो कि हजारों और लाखों सालों तक मानव के लिए जीवन रेखा रही, आज वो सारी की सारी नदियां अपने जीवन के लिए हमारे और आपकी तरफ देख रही हैं। जब भी बात होती है नदियों की अविरलता की, जब भी बात होती है नदियों की शुचिता की, मैं सदैव ये बोला करता हूँ और आप सबको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मानव में इतना दम नहीं है कि वो किसी भी नदी को पवित्र कर सके। सारी की सारी नदियाँ अपने आप में पवित्र हैं। जैसा बताया था श्री प्रकाश गुप्ता जी ने कि गंगोत्री जब हम जाते हैं तो गंगोत्री में पानी बड़ा निर्मल रहता है। मैं गौमुख में 1999 से लगातार जा रहा हूं क्योंकि मैंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, नदियों के ऊपर काम किया है, और हम लोग वहां पे पानी वैसे ही पी लेते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि आगे जैसे जैसे वो नदी आती जाती है, नदी वही है, उतनी ही पवित्र है, लेकिन हम लोग उसमें यमुना नदी में आगे जाकर मिल जाती है। इसका मतलब ये पुराना है, मानो अभी 10,000 साल पहले आया है। जलवायु परिवर्तन देखें तो बहुत बार इस पृथ्वी पे हुए हैं। जिस समय इस पृथ्वी पे हिमालय और विंध्याचल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था तब भी यहाँ हिमयुग था। जिस समय की गोंडवाना युग की चट्टानें बना करती थी आज से 560 करोड़ वर्ष पूर्व, तब भी यहाँ पे हिमयुग था। जब इस पृथ्वी पे मानव का प्रादुर्भाव हुआ कि अगर कोई भी जीव जंतु विलुप्त हो रहा है तो अब मानव जनित कारणों से विलुप्त हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि आज से बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे एक ऐसा जानवर था, आप सबने नाम सुना होगा, डायनासोर। सुना है नाम? डायनासोर का नाम सुना है सबने? और सबने पिक्चर भी देखी होगी जुरासिक पार्क डायनासोर की। 65 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर थे और इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। संस्कृति और पेड़ों के संरक्षण के प्रति एक भावना का प्रतीक है। आप ये देखिए, जैव विविधता का इससे अच्छा उदाहरण पूरे विश्व में देखने को नहीं मिल सकता कि बरसात के बाद जब आता है, जब अन्न सड़ जाता है और जब ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो कि केवल सड़क पे पड़े हुए अन्न के सहारे ही अपना पेट भरते हैं, तो भारतीय संस्कृति में देखिए एक ऐसा पर्व बना दिया गया जो इस समय चल भी रहा है पितृपक्ष का, कि हम अपने खाने का एक अंश निकालते हैं जिसको हम पशु पक्षियों को देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों के लिए है। पूरे विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए इससे अनूठा उदाहरण ही नहीं मिल सकता कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो लिखा हुआ है। बताया था श्री प्रकाश गुप्ता जी ने किस तरीके से मनरेगा के द्वारा, किस तरीके से जेसीबी के द्वारा उन्होंने गाँवों के पोखरों को और तालाबों को जीवित किया और किस तरीके से नदियों को जीवित किया, जो पवन जी भी कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में मिट्टी के मकान बना करते थे। मैं भी यहीं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ, लार के पास का। कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में तालाब ना हो, पोखरा ना हो, और अगर ये दो चीज ना हो तो गड्ढा तो जरूर होगा। साल भर उस गड्ढे में बरसात का पानी भरा रहता था जो वाटर लेवल को ऊंचा करता था। हमने सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में, हम लोगों ने नगरीकरण की प्रक्रिया में उन सारे के सारे गड्ढों को, तालाबों को, पोखरों को पाट दिया और आज मनरेगा के नाम पर हम हर गाँव में गड्ढे खुदवाने का काम कर रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति। जब हम
ट्रेन से जाया करते थे, हमारे माता पिताजी, हमारे दादा दादी कहते थे पॉकेट से पैसा निकालो, नदी आने वाली है उसमें डालना है। आज डालने की कोई जरूरत नहीं है। आज पैसे हमारे एल्यूमिनियम और स्टील के हुआ करते हैं, तब के पैसे तांबे और पीतल के हुआ करते थे। तांबे और पीतल के में वो क्वालिटी होती है कि जो हैवी मेटल, जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नदी के संरक्षण की बात भी हमारी भारतीय संस्कृति में कही गई थी। एक त्योहार आता है कुंभ का। विश्व के किसी भी दूसरे देश में ऐसा त्योहार नहीं होता जो स्नान करने को त्योहार मान ले। आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में जब कहा गया कि रिवर्स आर लिविंग एंटिटी, लोगों ने कहा क्या संविधान बना है, क्या ऑस्ट्रेलिया में बात कही गई है। अरे आप भारत देश की तो बात कीजिए कि जिस देश में कोई भी सरकार हो, किसी भी तरीके की सरकार हो, किसी भी तरीके के स्वयंसेवी संस्थाएं हो, लेकिन जब कुंभ का पर्व आता है तो हम उस नदी में अविरल और निर्मल धारा देने के लिए संकल्प हो जाते हैं। त्योहार क्या है? नदी में स्नान करना। स्नान तो हम डेली ही करते हैं। आप देखिए उस नदी के संरक्षण के लिए भारतीय संस्कृति में कितनी अच्छी परंपरा है कि हम कुंभ मनाते रहते हैं, जिसके कारण कि हम नदी में अविरल और निर्मल धारा देने के लिए संकल्प होते हैं। विश्व के किसी भी दूसरे देश में स्नान करने का कोई त्योहार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। नदी संरक्षण के लिए इससे बड़ा दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ भारतीय संस्कृति को, जिस संस्कृति के उद्गम से ही हमें लगता है सारे के सारे क्रियाकलाप संकल्प होते हैं। जिस दिन मानव पैदा होता है और जब मानव समाप्त होता है, तब से लेकर आज से लेकर और अंत तक व्यक्ति की जीवन यात्रा नदियों के किनारे ही पल्लवित और पुष्पित होती है। हम कितने भी विकसित क्यों नहीं हो गए, आज के समय में भी हमारे बहुत से ऐसे स्नान होते हैं, पता नहीं कौन सा गंगा स्नान, तो गंगा दशहरा, तो मकर संक्रांति, इसको नदियों में स्नान करके ही पूर्ण माना जाता है। कोई दूसरा देश नहीं है जिस देश में कि नदी को स्नान करने का पर्व होता। इसीलिए नदियों को हम लोगों ने जीवन रेखा कहा, इसीलिए हम लोगों ने नदियों को मां का दर्जा दिया। और जान लीजिए पूरे विश्व में एक ही नदी है, टाइगर नदी, जिसको कि फादर का दर्जा प्राप्त है, नहीं तो विश्व की सारी नदियों को मां का ही दर्जा प्राप्त है। और हमारे देश में तो सारी नदियां मां मानी जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें जीवन रेखा दिया। हुआ क्या, जब सारी की सारी नदियां पवित्र थी तो ये कैसे क्या हो गया? हमने अभी आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक है, मानव जनित कहीं से भी नहीं है। मानव जनित गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, हमने उसको गर्म किया है। पेड़ आप बढ़ाइए, आप देखिए फिर से वही हरियाली रहेगी, वही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन आदिवासी सभ्यता से निकलकर मानव ने जब विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया होगा, तो संभवतः उसे यह एहसास भी नहीं रहा होगा कि संदाधुंधी विकास में वो अपनी सत्ता पर आघात कर रहा है। लेकिन आज 2024 तक आते आते उसे यह एहसास हो गया है कि जिसे वह विकास समझ बैठा था, वो तो अवसान का क्रमिक आमंत्रण था। हम लोगों ने क्या किया? प्रदूषण कहीं से भी प्राकृतिक नहीं है, प्रदूषण 100% मानव जनित है। हमने नदियों को विषैले गैसों से, विषैले रसायनों से, हमने प्लास्टिक से पाट दिया। बता रहे थे, हमको लगता है मुख्य वक्ता, कि किस तरीके से 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और किस तरीके से हम लोगों ने फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू किया था। आज बिना खाद दिए हुए, फर्टिलाइजर दिए हुए खेती नहीं हो पा रही है। हमने स्थल मंडल को प्रदूषित कर दिया, जल मंडल को प्रदूषित कर दिया, क्योंकि हम अनट्रीटेड पानी नहीं पी पा रहे हैं। आप ये सोचिए, वो प्रकृति, वो पर्यावरण जो हमको जीने की मूलभूत आवश्यकताएं दे रहा है, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन हम मिट्टी बनाना तो दूर, वो मिट्टी जो ऊसर हो गई उसको हम रिक्लेम नहीं कर सकते। पानी बनाना तो दूर, वो पानी जो खारा हो गया, समुद्रों में जो 97% पानी है उसको हम मीठा पानी नहीं बना सकते। अभी भी इस पर्यावरण का एक घटक ऐसा है जो अभी भी शुद्ध है। हालांकि हर साल हम लोग ये लिखते हैं कि वायुमंडल अशुद्ध हो गया है, AQI गिर गया है, लेकिन अभी भी आप और हम यहाँ पर अनट्रीटेड ऑक्सीजन में ही सांस ले रहे हैं। मेरा निवेदन है सारे छात्रों से, उन बच्चों से, जो दिनकर जी ने लिखा है, राष्ट्रकवि गुप्त जी ने लिखा है कि हे नौजवानों, देशवर की दृष्टि तुम पर ही लगी, मनुष्य जीवन की तुम्ही में देश योग सबसे जगमगी, और दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। ये जो प्रदूषण हो रहा है, जो हम विषाक्त करते जा रहे हैं नदियों को, वायुमंडल को, स्थल मंडल को,
प्रकृति के जो 3 घटक हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, सिर्फ वायुमंडल अभी शुद्ध होता है कि हम और आप अनट्रीटेड ऑक्सीजन अभी भी ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बाकी दोनों मंडल प्रदूषित हो चुका है। हमारा और आपका ये दायित्व बनता है और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि आप और हम सतत जागरूक रहें कि पर्यावरण का वह मंडल, प्रकृति का वह भाग जिसके बिना कि आप और हम जीवित नहीं रह सकते, कम से कम वह भाग शुद्ध बना रहे। और ये भी आपका और हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम ये जो हमारा जल मंडल है, इसको भी किस तरीके से हम निर्मल करें और किस तरीके से इसकी धारा को अविरल करें, क्योंकि भारत नदियों का देश है। नदियों में ही हमारी संस्कृति है, नदियों में ही हमारी सभ्यता है, नदियां ही हमारी जीवन पद्धति हैं, नदियां ही हमारी प्रोग्रेस का प्रतीक है। एक कोटेशन है कि एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। विकास की हर प्रक्रिया पर्यावरण के विनाश से ही शुरू होती है। तो आदिवासी सभ्यता से जब हमने विकास शुरू किया, कहीं न कहीं एक संघर्ष होने लगा कि किस तरीके से विकास करें और किस तरीके से इस पर्यावरण का हम प्रदूषण करें। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों को बना नहीं सकते, हम बना नहीं सकते इस पानी को, बना नहीं सकते इस ऑक्सीजन को। भगवान न करे किसी को ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत पड़े, लेकिन अभी कुछ साल पहले कोरोना के दौरान हम लोगों ने ये देखा था हाउ कॉस्टली दिस ऑक्सीजन इज, और हम इसको बना भी नहीं सकते और कितनी महंगी मिल रही थी। हमें लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, जो भी ये चीजें की जाती हैं, वो इसीलिए की जाती हैं कि इतने व्यस्त समय में से भी हम सब समय निकालकर प्रकृति के जागरूकता के लिए सदैव संघर्ष करें। और ये ध्यान रखें कि जलवायु परिवर्तन तो प्राकृतिक है, लेकिन ये प्रदूषण जो मानव जनित है, इसको हमें दूर करना है ताकि हमारी नदियां संरक्षित रहें। सारे वो बच्चे जिन्होंने लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लिखा है दिनकर जी ने कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, और उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोचा। प्रदूषण आपकी और हमारी हमें लगता है। मैं आज से बहुत साल पहले यहाँ पे आया था, यहाँ के लोगों को याद होगा, तमसा नदी पे कोई कार्यक्रम कराया था, सुनील राय जी थे यहाँ से, शायद विधायक वगैरह भी कुछ रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तब मैं आया था तमसा नदी पे। आज से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में जो हमको पवन जी ने बुलाया है, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि आप सबसे मुझे वार्ता करने का अवसर मिला। अंत में मैं अटल जी की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र। यह धरती है बंधन की, है धरती है अभिनंदन की, है धरती है अर्पण की, है धरती है तर्पण की। इसका कण कण शंकर है और इसका हर जल गंगा जल है। हम जीते हैं इसके लिए और हम मरते हैं इसके लिए। और अगर मरने के बाद हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित की गई, तो उन अस्थियों पर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे भी यही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। मैं यही सर्वमंगल की भावना लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जय हिंद, जय भारत। विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर ध्रुवसेन सिंह जी के द्वारा, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में रहे, आपने धारा प्रवाह शैली में अपने उद्बोधन से हमें अभिसिंचित किया, जो हमारे लिए प्रेरणादायी है। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी क्रम में मैं अपने सभी अतिथिगण को एक बार मंच पे चाहूंगा, क्योंकि अब जिनका सम्मान होने जा रहा है वह ऐसे यात्री हैं जो रघुभूमि से लेकर तपोभूमि तक, यानी अयोध्या से लेकर बक्सर की 3 दिवसीय यात्रा करते हैं सरजू नदी के किनारे किनारे। तो मैं सभी अतिथिगण को पूरा एक बार मंच पे बुलाना चाहूंगा। गुप्ता सर, मंजीश सर, डेफो सर, प्राचार्य सर, बीएसए सर, सभी लोग, डीडीओ साहब, संजय सर, आप सभी लोग मंच पे एक बार आ जाएं, जिनका नाम